सर राजनीति में आपने फर्स्ट टाइम एंट्री लिया और उसके बाद आपको सर हार का सामना करना पड़ा। तो बड़ी अच्छी हार रही। पहला युद्ध लड़ा राजनीति का। भारत में प्रजातंत्र के वो पहलू देखने को मिले जो पढ़ने तो समझ में नहीं आते। प्रधानमंत्री मोदी जी आपके विधानसभा में जाते हैं, जो पैर छूने वाला आप बताते हैं सर, सबसे मेन कारण वही रहा होगा आपके लिए। 70 विधायक आपके दिल्ली में लड़ रहे हैं, आपको बस एक ही आदमी का पैर छूना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति मेरा पैर छू लेता तो फिर मेरा चुनाव चढ़ जाता। ऑफर आपको हर पार्टी से लगभग आया, लेकिन खास कोई वजह सर आम आदमी पार्टी की? भाई कृष्ण को बुलाने दुर्योधन भी गए और अर्जुन भी गए। कौन आदमी कैसे बुला रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने बहुत सम्मान दिया और पूरी पार्टी ने बहुत सम्मान दिया शिक्षक होने के नाते। मोदी युग और या फिर कह लीजिए कांग्रेस युग, इन दोनों युगों की कंपैरिजन में क्या लगता है सर, कौन सा युग आपकी नजरों में सबसे बेस्ट? अब मोदी युग की तो विवेचना मोदी जी के जाने के बाद हो। अगर हम आज 11 साल बाद भारत के समाज को देखें तो भारत का समाज संकीर्णतावादी हो गया है, जातिवादी हो गया है, संप्रदायवादी हो गया है। सर एक सवाल है, आजकल हिंदू राष्ट्र का नाम बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? जब राम जैसा राजा हो। इस देश की आजादी में भगत सिंह ने बलिदान दिया, तो इस देश की आजादी में असफाकुल्ला खान ने भी बलिदान दिया। कौन है जिसका खून इस देश की मिट्टी में शामिल नहीं है? तो मैं कहता हूं कि जिस दिन ऐसा राष्ट्र बनेगा जहां राम जैसा राजा। 10 साल के बाद या फिर जो भी आपका राजनीतिक करियर है, आप अपने आप को कहां तक देखना चाहते हैं? अहमदाबाद प्लेन क्रैश में किसी को नहीं पता था कि वो कहां जा रहे हैं। मैं दूसरे पल में जीता ही नहीं। कुछ ऐसा काम आपने कर दिया हो और उसका अभी तक उस बात का मलाल हो, अफसोस हो इस बात का कि मैंने वो चीज बहुत गलत कर दिया था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो अपने आप में ही बड़े चर्चित हैं, क्योंकि यूपीएससी के लाखों छात्र जो हैं उनको अपना प्रेरणादायक मानते हैं, अपने वसूलों को मानकर आगे बढ़ते हैं। और न बल्कि यूपीएससी के छात्र, बल्कि आज के दिन जो इतिहास है उसकी जो प्रमुख आवाज है उसको स्रोत मानकर आज के युवा उनको सुनना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं अवध ओझा सर की। अवध ओझा सर एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, एक शिक्षक भी हैं और एक राजनेता भी हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे जो शायद आपको कहीं सवाल सुनने को ना मिला हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बेशकीमती समय दिया। सर सबसे पहले मेरा सवाल, आप कैसे हैं सर? बहुत शानदार है, बहुत मस्त है। सर राजनीति में आपने फर्स्ट टाइम एंट्री लिया और उसके बाद आपको सर हार का सामना करना पड़ा, इसको लेकर क्या जीवन में सर सीख मिली आपको राजनीति के तौर पे? जीवन, हमारे गुरु कहते हैं कि जीवन का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि जो साधना पथ पे चल रहा है, परम तत्व की साधना कर रहा है, बस वही जीवन है, बाकी सब खेल है। भगवान कृष्ण काल यवन से भागे। भगवान बाली को भगवान राम को छुप कर मारना पड़ा। लक्ष्मण जी को बेगनाथ ने गिरा दिया। ये जो जीवन की लीला है इसके अप्स एंड डाउन्स हैं। यहां हार जीत जैसे कुछ नहीं होती। हम जैसे जो लोग हैं जो जमीन से उठकर आसमान पर जाने के सपना देखते हैं, उसके लिए शाही वर्ग ने कुछ शब्द बनाए, जैसे इज्जत। इज्जत भैया इज्जत खोई जाई तो हार। 90% यही परेशान है और इसीलिए वो ट्राई ही नहीं कर रहे। बहुत लोग कहते हैं भैया दुनिया में कुछ कमाए नहीं, इज्जत बहुत कमाए। अरे तो हार लुंगी फाट है, हार कुछ नहीं होता। मैंने तो इतिहास में ऐसे ऐसे राजाओं के बारे में पढ़ा जो 10-10 युद्ध हार गए, 20-20 युद्ध हार गए। अब भैया जो लड़ेगा वही हारेगा, वही जीतेगा। तो बड़ी अच्छी हार रही। पहला युद्ध लड़ा राजनीति का और इतना प्रेम मिला लोगों का, इतना सम्मान मिला, दूसरा पोजीशन रहा, मजा बहुत आया। भारत में प्रजातंत्र के वो पहलू देखने को मिले जो पढ़ने पे समझ में नहीं आते थे। जैसे कि जनता को, शायद मैं सोचता हूं हमारे देश की जनता बहुत भोली है, उसको ये समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति आपके लिए सदन में बैठकर काम करने जा रहा है वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको ये पता हो कि काम क्या करना है।
भाई शिक्षा अगर अच्छी मिल जाए, मेरे पिताजी ने जमीन बेच के हमको पढ़ाया, तो शिक्षा ही ने तो मुझे यहाँ पहुंचाया। बिल्कुल सर। अगर इस देश की जनता को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिले तो मानव संसाधन कितना विकसित हो जाएगा। तो प्रजातंत्र के वो पहलू जो पढ़ते थे, जैसे स्विमिंग पढ़ लिया, लेकिन पढ़ के पानी में कूदने का मजा नहीं आएगा ना। तो पहली बार उन पहलुओं को साक्षात देखने को मिला और बहुत मजा आया। अच्छा सर, वैसे तो अमूमन सभी पत्रकार ऐसे सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं भी इसी सवाल को रिपीट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपके विधानसभा में जाते हैं, जो पैर छूने वाला आप बताते हैं सर, क्या एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं कि सबसे मेन कारण वही रहा होगा वहां पर आपके लिए? नहीं, एक बड़ी आश्चर्य, मैं तो तथ्य की बात करनी होती है ना जी। 70 विधायक आपके दिल्ली में लड़ रहे हैं, आपको बस एक ही आदमी का पैर छूना है। आप पैर छूइए, कोई बात नहीं, हो सकता है पार्टी के संस्कार में हो, मोदी जी प्रधानमंत्री हो सकता, प्रधानमंत्री के संस्कार में हो, उससे हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन 70 में से सिर्फ एक विधायक, और वो भी चुनाव से एक हफ्ता पहले। भाई चुनाव में खेल होता है जो मुझे बाद में समझ में आया। जैसे लोग शुरू में आए, हमसे कहा भैया आपका चुनाव चढ़ नहीं रहा है। तो हमने कहा यार ये चढ़ता कैसे, चुनाव कैसे चढ़ता, बुखार उखार चढ़ता तो सुना है, चुनाव कैसे चढ़ता है। बिल्कुल। तो कहा चुनाव चढ़ नहीं रहा। तो हमने कहा अच्छा, कहा एक बढ़िया भयंकर रैली करिए, 250-300 गाड़ी मंगाइए। तुमने लोगों से कहा, तो भाई पहली रैली हुई, कहा भैया चुनाव चढ़ गया। तब मुझे पता चला कि चुनाव चढ़ने का मतलब ये होता है कि आपकी गली गली घर घर में चर्चा, ये होता है चुनाव चढ़ने का मतलब, कि भाई आपकी चर्चा हो रही है, आप आ गए चर्चा में। तो चर्चा में आ गए तो पर्चा आप ही का भरा जाएगा। तो वो जब मोदी जी ने पैर छुआ, तो भाई देश के प्रधानमंत्री हैं और पैर छू लिया, तो लोगों को लगा कि नहीं यार, प्रधानमंत्री की तो इज्जत बचानी ही पड़ेगी। अब उसके बाद मेरे पास एक ही रास्ता था कि अमेरिका के राष्ट्रपति मेरा पैर छू लेता तो फिर मेरा चुनाव चढ़ जाता। उसके बाद चुनाव चढ़ाने का तरीका मैं खोज नहीं पाया, तो मैं उसको एक बहुत अहम कारण मानता हूँ। बहुत अहम कारण आपके लिए सर। अच्छा सर, सवाल ये भी बार बार पूछा जाता है आपसे कि ऑफर आपको हर पार्टी से लगभग आया, लेकिन खास कोई वजह सर आम आदमी पार्टी चूज करने का? वही कृष्ण को बुलाने दुर्योधन भी गए और अर्जुन भी गए। बिल्कुल सर। कौन आदमी कैसे बुला रहा है? भाई हम कोई ठेकेदार हैं कि हमको राजनीति करनी ही है? मुझे राजनीति ना तो पैसे के लिए करनी है और ना राजनीति मुझे पद के लिए करनी है। जितना एक राजनेता को इस देश में सम्मान है ईश्वर के आशीर्वाद से, उससे ज्यादा सम्मान मुझे है। मैं किसी घर में जाता हूं, किसी से मिलने जाता हूं, तो एक शिक्षक के रूप में अति सम्मान मिला हुआ है। मैं सिर्फ राजनीति में इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पता है मैं जिन लोगों से प्रभावित हूं, मैं डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित हूं। भाई डॉक्टर अंबेडकर को राजनीति करने की क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने देखा कि यार देश के लोग परेशान हैं। कभी कभी क्या होता है कि समस्या का समाधान आपको पता होता है। बाबा साहब कहते थे कि जब तक तुम राजनीतिक भागीदारी नहीं करोगे तब तक तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस देश ने सब कुछ मुझे दिया है और इस देश को एक दिशा की जरूरत है, और अगर मैं जाऊंगा अपनी बात सदन में रखूंगा तो शायद इस देश की जनता मुझे सुनेगी, और सुनेगी तो समझेगी भी, क्योंकि मेरे देश की जनता समझदार बहुत है। एक बार उसको बात क्लिक हो गई कि हाँ यार ये आदमी सही बात कर रहा है, फिर वो आपके साथ है। तो इसी उद्देश्य से मैं राजनीतिक धारा में आया, और चूंकि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने बहुत सम्मान दिया और पूरी पार्टी ने बहुत सम्मान दिया शिक्षक होने के नाते। आज भी मैं पार्टी के किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो मुझे आगे ही बिठाया जाता है, आगे रखा जाता है, और सब लोग ये बात कहते हैं, अरे भैया मास्टर साहब को आगे कर लो। तो जहां इज्जत मिलेगी वहां आप जरूर जाएंगे। लेकिन सर आप शिक्षक हैं और समाज में शिक्षक एक डॉक्टर के तौर पे देखा जाता है जो समाज को सुधार सकते हैं। तो सर आप शिक्षक होने के नाते आप वहां से भी समाज को सुधारने का काम कर सकते थे। बहुत बढ़िया। लेकिन राजनीति में आकर ऐसा क्या बदलाव लाना चाहते थे जो वहां पर आप रह के नहीं कर सकते थे? भगवान, मैं जब प्रचार कर रहा था चुनाव दौरान में, तो एक आदमी आया मेरे पास, बुजुर्ग सा, कहा भैया एक बात पूछे। हमने कहा क्या? कहा आपका गीता का प्रोग्राम जो आता है, यथार्थ गीता का, 4th लॉ, यथार्थ गीता, हाँ, रे अवधोजा चैनल पे, वो मैं देखता हूँ और बहुत उत्तम प्रोग्राम है। आप काहे इस कीचड़ में चले आए? यही उसका वक्तव्य था। राजनीति क्या? हाँ। तो मैंने कहा बता दी तो ऑटोवा देबो। तो कहा हाँ भैया देंगे। तो उनका भगवान बैकुंठ में रहते हैं जी, कहीं ना। तो हमने कहा वो काहे धरती पुतर यावत है, तो नर्क है।
तो गीता में लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जी। जब जब समाज, देश, परिवार ये जब दिशाच्युत होते हैं, दिशा भटकते हैं, तो हर वो आदमी जो उस दिशा को समझता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आए और समाज को एक सही दिशा दे। बस इसलिए मैं राजनीति में आया हूं और मुझे हार की कोई चिंता नहीं। 50 चुनाव और हार जाऊंगा, मुझे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर अभी राजनीति में आप एक्टिव हैं या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव है, पर मेरा राजनीति करने का ढंग अलग है। मतलब मैं उस तरह का राजनीति, जिस तरह से राजनीतियां यहाँ चलती हैं कि बस विपक्ष पर हमला करते रहो, विपक्ष पर हमला करते रहो, वो मेरा राजनीतिक ढंग नहीं है। मैं चूंकि गांधी से बड़ा प्रभावित हूँ और उनका एक प्रोग्राम हुआ करता था, रचनात्मक कार्यक्रम, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स। तो जब उनके नेता चुनाव हार जाते थे कांग्रेस के, तो वो जनता के बीच जाते थे, शिक्षा को प्रोत्साहित करते थे और सामाजिक कार्यक्रमों को करते थे, सामाजिक सुधार का काम करते थे। तो वो सब रास्ता मेरा रास्ता है, मैं उस पर काम करता हूँ। सर एक सवाल है कि मोदी युग और या फिर कह लीजिए कांग्रेस युग, इन दोनों युगों की कंपैरिजन में क्या लगता है सर, कौन सा युग आपकी नजरों में सबसे बेस्ट रहा? नहीं, अब मोदी युग की तो विवेचना मोदी जी के जाने के बाद होगी, जब इनके सारे कार्यक्रमों की कंपैरिजन होगा, तुलना होगी। 11 साल की सर बात करें तो 11 साल में जहाँ तक मुझे लगता है, मोदी जी जब 2014 में इलेक्शन लड़े पहला, तो एक उनके बोर्ड मुझे दिखाई पड़ते थे। वो बोर्ड आज भी मेरे जहन में आते हैं। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। और बहुत सारे लोग कहते भी थे कि भैया 40 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, और न जाने कौन कौन सी बातें होती थी, और 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी और फलाना मिलेगा, वैसा मिलेगा। किसी भी युग का जो मूल्यांकन होता है, वो होता है सामाजिक विकास के आधार पर, आर्थिक विकास के आधार पर। मूल्यांकन का सबसे बड़ा आधार वही है कि समाज का विकास कितना हुआ, अर्थव्यवस्था का विकास कितना। बिल्कुल सर। अगर हम आज 11 साल बाद भारत के समाज को देखें, तो भारत का समाज संकीर्णतावादी हो गया है, जातिवादी हो गया है, संप्रदायवादी हो गया है। अगर रील बनाने की सुविधा नहीं रही होती तो गांव में फौजदारी डेली होती। वो तो कहो कि बहुत सारे युवा रील बनाने लग गए हैं, तो लड़ाइयां थोड़ी कम हो गई हैं। वरना अर्थव्यवस्था और समाज के दृष्टिकोण से कोई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया। ऐसा परिवर्तन नहीं आया कि हाँ, समाज ने जिस तरह से प्रचार किए गए थे, 15 लाख तो हम भूल ही गए जी। हाँ, हम सोचते थे 15 लाख आ जाएगा तो कोई गाड़ी वाड़ी खरीद लेंगे। हमारे साथ रहते हैं अनुराग ओझा, तो हम कहे थे भैया तुम शूटिंग वूटिंग करने जाते हो, तुमको एक गाड़ी दिलवा देंगे, 15 लाख तुम कहो थोड़ा, तो वो तो मैं भूल ही गया। लेकिन विकास के जो वो होता है, विकास क्रम जो होता है, उसमें बहुत क्रांतिकारी बदलाव नहीं है। और सबसे रीसेंट घटना, हमें इतना बढ़िया मौका मिला पीओके पे कब्जा करने का, वो घटना हमने छोड़ दी। बहुत प्यारा अवसर था हमारे पास, बहुत प्यारा। भाई अगला आदमी बार बार घुस के आपकी संप्रभुता को तोड़ता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, आपको पिछले 70 साल से उसने परेशान कर रखा है, और इतना प्यारा मौका। और प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में सारे देश के राष्ट्राध्यक्षों को अपना मित्र बताते हैं, किसी कंधे भात रख देते हैं, किसी का पीठ थपथपाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस मुद्दे में उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घट रही हो, रुपए का क्या हाल है। 56 रुपए पे उन्होंने तबाही मचा दी थी। जब $1 56 रुपए का था, तब उन्होंने तबाही मचा दी थी कि अरे मित्रों, मुझे पता है रुपया ऐसे नहीं गिरता है। तो भैया आपको जब पता है रुपया कैसे गिरता है, तो संभालो ना रुपए को। तो रुपए की स्थिति खराब हो रही है, भारत की साख खराब हो रही है, गरीबी इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं, तो सुधार हो कहां रहा है। अच्छा सर, एक सवाल है कि इन दिनों जो है सावन का ये महीना चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है, और इन दिनों जो है कांवड़ियों को लेकर बड़ा चर्चा गरमाया हुआ है। पहले तो वो पूछा गया कि भैया आपको QR कोड लगाना पड़ेगा, वो पहचान किया जाएगा, ऐसा कुछ। और अब तो बार बार ये घटना आ रही है कि भाई कांवड़िए कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, कभी कभी मारपीट की घटना आ रही है। अभी CRPF को एक मार दिया बड़े बुरी तरीके से। इन घटनाओं पे सर आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? पहले तो एक QR कोड, और फिर अब इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं। धर्म का काम है व्यक्ति का उत्थान। सिद्धार्थ को बुद्ध बना देना, वर्धमान को महावीर बना देना, नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना देना। और सावन का महीना भगवान शंकर का महीना है, और भगवान शंकर यानी आदि योगी।
आदि योगी यानी ध्यान और योग। जी। हमारे देश में क्या है, जेके अफेयर ज्यादा होता है तो कहते हैं अरे भगवान कृष्णों के तो रहा, तू साइकिल नहीं उठा पाओ तो अपने हाथ में, वे पहाड़ उठाई लीना। जे गांजा पियते तो कहते भगवान शंकरो तो पियत रहे, एक गिलास दूध पी के दिखाओ प्योर। भगवान का अनुकरण करना है। ये जो आज घटनाएं घट रही हैं जी, ये बड़ी दुखद घटनाएं हैं। जिस देश में धार्मिकता बढ़ेगी उस देश में शांति बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? धर्म ये सब करवाएगा? नहीं करवाएगा। अब सीआरपीएफ के जवान को इन लोगों ने मार दिया। ये जवान अगर न हट जाए एक दिन के लिए, चाहे पुलिस फोर्स हट जाए, चाहे आर्मी के जवान हट जाए, कौन करेगा रक्षा हमारी? मान लो टिकट की इधर उधर बात हो ही गई थी। धार्मिक आदमी शांतिप्रिय होगा, शांत होगा। करिए ना कांवड़िया, चलिए ना, एक अपना लाइन बना लीजिए, पूरी दुनिया में आपकी चर्चा होनी चाहिए कि भैया देखो भैया, या भैया भोलेनाथ के भक्त जाते हैं भैया, किसी को टच नहीं किए भैया, कोई इनसे परेशान नहीं हुआ। तब तो हमारे धर्म की चर्चा होगी दुनिया में। अगर यही कांवड़िए एक अनुशासन बना ले और भजन गाएं और लोगों को आशीर्वाद देते हुए जाए, तब हिंदू धर्म की चर्चा होगी पूरी दुनिया में। वो सीआरपीएफ का जवान अगर टिकट ले रहा था तो इनको कहना चाहिए कि प्रभु आप हमारी रक्षक हो, सेवा करते हो, पहले आप टिकट ले लो। इन्होंने भगवान शंकर की बेइज्जती की है। उन्होंने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया। बिल्कुल सर, उनका भोलापन देखो जी। उन्होंने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया, जानते हैं राक्षस है, उसको दे दिया। और तुम एक जवान को मार रहे हो। तुम कैसे शिव के भक्त हो यार? अपने भगवान की भी बेइज्जती करा रहे हो, अपने धर्म की भी बेइज्जती करा रहे हो और अपने देश की भी बेइज्जती करा रहे हो। क्या लगता है सर, अगर आज के समय में भगवान शिव अवतरित हो जाएं, जो ये हालात चल रहे हैं, तो क्या लगता है सर कि क्या कर सकते थे वो और क्या करने के विचार करते हैं? भैया उनके पास एक त्रिशूल है और एक नंदी है, तो आधा जन पर तो नंदी छोड़ देते, मार गिरा देते इनने, और बाकी जो है ते त्रिशूल हिसाब करत। दो चीज तो वे रखे है ना अपने लगे जी। तो अगर वो भगवान करे वे ना उतरे, वो उतरिए तो फिर बहुत बुरा हो जी। अब हाथी कहूँ पलटी सी ये कांवड़िया लोग जात रहे जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन धर्म का, जब आप धार्मिक कोई काम करें तो आपकी तारीफ होनी चाहिए जी। बिल्कुल। ये जब धर्म का काम करने जा रहे हैं तो ये अनुशासन बनाए बिल्कुल कि भैया हम रास्ते में चलेंगे और एक साइड में चलेंगे, भजन गाते हुए चलेंगे। भाई आपकी व्यवस्था तो हर जगह लोग करते ही हैं। भाई यहाँ से लेके हरिद्वार तक लोगों ने टेंट बना रखा है। बिल्कुल। खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हर चीज की आपकी व्यवस्था। तो आप एक धार्मिक वो बनाए कि भैया हम सब एक अनुशासन में चलेंगे और उस अनुशासन का सब पालन करेंगे, भजन गाएंगे, लोगों को आशीर्वाद देंगे, क्या हिंदू क्या मुसलमान सबको देंगे। बिल्कुल सर। जब भगवान भोलेनाथ भस्मासुर को आशीर्वाद दे सकते हैं तो तुम काहे किसी में विभेद कर रहे हो? तो भगवान को मानना और भगवान जैसे बनना में बहुत अंतर है। इसीलिए आज ये देश परेशान है। सर एक सवाल है, आजकल हिंदू राष्ट्र का नाम बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। मैं सर आपका पर्सनल ओपिनियन इस पे जानना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की जो बातें चल रही हैं, क्या लगता है आपके हिसाब से कि बनना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? सर आपकी राय जानना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले जो भी बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना कोई बुरी बात नहीं है। इस्लामिक राष्ट्र, खालिस्तान, लेकिन हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? जब राम जैसा राजा हो जिसने अपने आप को विजित कर लिया हो, उसकी सारी इच्छाएं विलीन हो गई हो। जब राम राजा बनेंगे जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, जिन्होंने 14 साल तपस्या की है, जागृत हो चुके हैं, तब राम राज्य होगा, तब हिंदू राष्ट्र होगा। जब राजा गुरु गोविंद सिंह जैसा होगा जिनका भाव सिर्फ सेवा है और कुछ नहीं। मेरी बात को समझना, जब राजा गुरु गोविंद सिंह जैसा हो कि सेवा, मेरा पूरा परिवार तबाह हो जाए कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ सेवा करनी है। जब खलीफा हजरत उमर जैसा हो कि अपने कपड़े फटे हैं लेकिन देश की जनता को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बने ना राष्ट्र, कौन मना करेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे
इस देश की आज़ादी में भगत सिंह ने बलिदान दिया, तो इस देश की आज़ादी में अशफाक उल्लाह खान ने भी बलिदान दिया। कौन है जिसका खून इस देश की मिट्टी में शामिल नहीं है? तो मैं कहता हूं कि जिस दिन ऐसा राष्ट्र बनेगा जहां राम जैसा राजा, जी, मुसलमान सबसे आगे खड़े होंगे समर्थन लगता करने है के सर लिए। कभी ऐसा युग आएगा जो राम जैसा राजा? नहीं, अभी तो थोड़ा सा मुश्किल है। एक महाभारत होने जा रही है बहुत जल्दी, तो महाभारत होगी, दुशासन, दुर्योधन, शकुनी सब मारे जाएंगे और इस देश की जनता ही मारेगी। कब तक किसको बहकाओगे? कब तक? बेवकूफ बनाने का एक नियम है, बहुत देर तक आप नहीं बना सकते। बेवकूफ बनने वाला भी कब जब जानना शुरू करता है कि अरे ये तो बहका रहे थे हमको, तो देश की जनता धीरे धीरे उस मोड में आ रही है। बिल्कुल। हाँ, और 1,50,00,000,000 है, और 1 करोड़ अगर निकल आई भारत की पार्लियामेंट के सामने, तो ये सब ज्यादातर नेता धोती पहन घूमते हैं, कोई धोती में बांधे जाएंगे सब, और देश की जनता उस स्थिति में आ रही है, बहुत धीरे धीरे आएगी। बहुत सारे मुल्कों में ऐसा हुआ कि देश की जनता को जब एहसास हुआ कि अरे हमको तो बेवकूफ बना रहे थे, तो जनता जागेगी, फिर तो बहुत अनर्थ होगा इस देश में। सर, जातिवाद को लेकर आपके क्या राय हैं? जो आजकल बड़ा चल रहा है कि जातिवाद हर एंगल में जो है जातिवाद को जोड़ दिया जाता है, आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? जाति व्यवस्था थी भारत में, जाति व्यवस्था पैदा हुई 1000 ईस्वी में, और जजमानी व्यवस्था की वो देन थी। मुद्रा अर्थव्यवस्था खत्म हो गया था, तो सारा काम जजमानी व्यवस्था में होता था। जैसे आज गांव में कहते हैं नहीं कि हमारे जजमान है। अब मान लो एक गांव है दयालपुर जी, तो दयालपुर में गांव में जो लोहार है, बुनकर है और कुम्हार है, नाई है, ये सारे उस गांव को अपनी सेवा देंगे जी। लेकिन चूंकि पैसा तो है नहीं कि इनको इनके काम के लिए पैसे में पेमेंट की जाए, तो जो गांव में उत्पादन होता था उसमें इनको हिस्सा मिलता था। इसको कहते थे जजमानी व्यवस्था। इसी जजमानी व्यवस्था का परिणाम है जाति व्यवस्था। इसमें कोई ऊंच नीच का भाव नहीं था। रामानंद ब्राह्मण है, उनके शिष्य कौन है? कबीर जी। रामकृष्ण परमहंस ब्राह्मण है, उनके शिष्य कौन है? रसिक। और रामकृष्ण परमहंस किसी शिष्य के घर नहीं गए, लेकिन वो रसिक के घर जाते थे। अंग्रेजों ने, अब ये बड़ी प्यारी बात है कि जब 1857 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, तो अंग्रेजों को लगा कि यार इस राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कैसे किया जाए। तो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ उन्होंने 2 धाराएं बढ़ाई, एक संप्रदायवाद की धारा और एक जातिवाद की धारा। यहीं पैदा हुआ जातिवाद। तो इन दोनों धाराओं के द्वारा उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को नुकसान पहुंचाया, और आज वही इस देश में हो रहा है। लोगों को बांटा जा रहा है, बांटने की राजनीति की जा रही है, और देश में जहर फैलाया जा रहा है। एक खबर आई थी कि एक यादव कथावाचक हैं, उनको कथा वाचने पर जो है पिटाई कर दी गई थी, और उनके साथ बड़ा गलत चीजें भी हो गई उनके साथ। हाँ। सर, जब आपने ये सब सुना, देखा, तो आपके मन में उस समय क्या चल रहा था कि एक यादव को कथा करने का मतलब? अरे तो संविधान भी फाड़ देना। अगर यादव से कथा नहीं सुन सकते हैं तो संविधान भी फाड़ दें। संविधान भी तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जी योगदान है उनका जी, फाड़ दें संविधान। इस दुनिया में किसी को बेहया के पत्ते पे पानी चढ़ाते हुए देखे हो? नहीं ना। लोग किस पे पानी चढ़ाते हैं? तुलसी के पेड़ पे जी। बेहया के पेड़ पे नहीं चढ़ाते। यानी पूजा किसकी होती है? गुण की। अब वो गुण यादों में है तो उसकी पूजा होगी, वो गुण अगर दलित में है तो उसकी पूजा होगी, वो गुण मुसलमान में है तो उसकी पूजा। जो तुलसी के समान है अमृत, वो किसी भी जाति का हो उसकी पूजा होगी। और मुझे जहां तक इस घटना में, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि मेरे क्षेत्र गोंडा में ऐसा तो है नहीं, हाँ हमारे यहां तो ऐसा नहीं है, मतलब मुझे इसमें कुछ व्यक्तिगत वैमनस्यता भी दिखाई पड़ती है, कुछ व्यक्तिगत मुद्दा भी रहा होगा, वरना कितने सारे लोग हैं। अब सदगुरु की कोई जात पूछने जाता है? इतने बड़े संत हैं, लाखों फॉलोवर हैं उनके, करोड़ों फॉलोवर, कोई नहीं पूछने जाता। हमारे महाराज अलगानंद है छत्तीसगढ़ में, क्षत्रिय है जात के, सब ब्राह्मण जाके उनके पैर पे पड़े रहते हैं। तो ज्ञान की पूजा है।
और ये सब चीज़ें समाज को नुकसान पहुंचाती हैं और समाज को तोड़ेंगी और भारत देश को नुकसान पहुंचाएंगी। सर एक सवाल है कि ये राजनीतिक सवाल है मेरा, और बिहार में मुझे जहाँ तक पता चल रहा है कि आपकी पार्टी सर चुनाव लड़ने वाली है सारी सीटों पर। तो ये इसको लेकर आप लोग कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पार्टियों की तो कमी नहीं है, तमाम पार्टियां, आपकी पार्टी कैसे वहाँ पर मतलब एग्जिस्ट करने वाली है वहाँ पर? ऐसा है ना कि खेल में और राजनीति में प्रदर्शन माने रखता है। यशस्वी जायसवाल खेलेगा अगर आईपीएल में तो नेशनल टीम में उसको जगह मिलेगी। खेल और राजनीति का सबसे प्यारा पहलू है प्रदर्शन। सबसे ज्यादा बिहार के लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली में उन्हें जो लाभ मिला शिक्षा और स्वास्थ्य का, उसका एहसास सबको है। मुझे लगता है शायद ही कोई घर हो बिहार में जिसका आदमी दिल्ली बंबई में ना रहता। बिल्कुल। और 10 साल के आम आदमी पार्टी के शासनकाल में उसने शिक्षा और स्वास्थ्य का भरपूर लाभ उठाया। और जब आम आदमी पार्टी बिहार में फिर कह रही है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करेंगे, मुफ्त करेंगे, तो उस प्रदर्शन का बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन सर दिल्ली के अंदर तो जिसको आम आदमी पार्टी पूरा विकास मॉडल या फिर पूरे मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करती थी, दिल्ली तो सर हाथ से चला गया। अब बजाय सर आपके पास पंजाब, आम आदमी पार्टी के पास, कुछ ही समय के बाद मुझे लगता है कि 1-1.5 साल के बाद पंजाब में भी चुनाव होना है। तो क्या लगता है कि दिल्ली का जो मॉडल जो आपके हाथ से ही मुझे लग रहा है कि शायद निकल गया, तो वहां पर वो प्रभावित होगा? अगर हम दिल्ली जीतते तो हमारे पंजाब में 10 सीटें कम हो जाती। जीतने के बाद? वो क्यों सर? जीतने के बाद इसलिए कम हो जाती क्योंकि पंजाब के लोगों को भाजपा के आने के दर्द का पता नहीं चलता। अच्छा। कुछ चीज कहते हैं ना, जाके पैर ना फटे बेवाई ते का जाने दर्द पर आई जी। दिल्ली मिला हुआ है, सटा हुआ है पंजाब से, और क्या हालत हो गई है पिछले 100 दिन में। झुग्गियां सब टूट ही रही हैं। कहा था जहां झुग्गी वहां मकान। स्कूलों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। बाउंसर लगाए जा रहे हैं स्कूल में फीस कलेक्ट करने के लिए। शादी होने के बाद भी हनीमून के लिए टाइम मिलता है सर, यहाँ तो अभी पैर जमाने दीजिए ना दिल्ली के अंदर। अरे भैया सब समझ में आएगा ना। मानी सी बात है, हनीमून का टाइम दिया जाएगा उनको, बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर कायदे का चल रहा है भाई इनको पता है, बहुत बखूबी पता है कि अगर इन्होंने यहां शिक्षा फ्री जारी रखी दिल्ली में तो राजस्थान आवाज उठाएगा तुरंत। जी बिल्कुल, कि हमको भी दो। एमपी आवाज उठाएगा, यूपी आवाज उठाएगा। तो ये जो हमारा विकास मॉडल दिल्ली में है ये फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। इनको पहले पता ही नहीं कैसे करना है, ये वहां फंस जाएंगे करना कैसे, और अगर कर देंगे तो बाकी राज्यों में दंगा होगा। तो पंजाब को अगर अपनी सुविधाएं जारी रखनी है तो आम आदमी पार्टी के साथ रहना होगा। सर एक सवाल है कि राजनीति के अंदर सर अभी तक आप किस नेता को सबसे ज्यादा परिपक्व मानते हैं कि हाँ इस नेता में जो है ये सारे गुण हैं और ये कुछ कर जो अभी प्रेजेंट नेता जी है? प्रेजेंट नहीं, बड़े सारे नेता हैं, पक्ष में भी हैं विपक्ष में भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं जानना जैसे मैं पक्ष की बात करूं तो केजरीवाल जी विजनरी आदमी है, संजय सिंह जी विजनरी आदमी है, दिलीप पांडे जी बहुत विजनरी आदमी है, सौरभ भारद्वाज जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं विजनरी आदमी है, नितिन गडकरी बहुत विजनरी आदमी है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी एक आदमी से ही प्रभावित होते हैं जी। अगर नेता के रूप में हम देखते हैं तो नितिन गडकरी भी बहुत विजनरी आदमी, विजन है उस आदमी के पास। उस आदमी को पता है I=I। नितिन गडकरी जी की जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है कि उनको इतना बढ़िया पता है चीजें, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में वो ज्यादा अच्छे रहे होते। आप मानते हैं सर उनको मिलना चाहिए मौका? तो I=I का सिद्धांत उनको पता है जी। कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत हो जाए इंडस्ट्री अपने आप पैदा हो जाए। जी सर। तो ऐसे कई सारे नेता हैं जो, राहुल गांधी जी बहुत बहुत परिपक्व होकर उभर रहे हैं और एक अच्छे लेवल की परिपक्वता उनके अंदर आ रही। अखिलेश यादव जी को मैं शुरू से लाइक करता हूं क्योंकि भाई वो जो काम कर रहे हैं, जो उनका विजन है, शायद यूपी की जनता उन्हें समझ नहीं पाई। और अखिलेश यादव जी को, हाँ जी बिल्कुल विजन है उस आदमी के पास। एक विजन, हम कहते हैं ना नेता के पास एक विजन होता है कि ऐसा करेंगे, और जब विजन होगा तो फॉर्मूला भी होगा। बिल्कुल। तो ये सारे नेता हैं प्रेजेंट सिचुएशन में जो अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में अच्छा करेंगे। अच्छा सर, मोदी जी का कोई 2-3 काम ऐसा हो जो आपको एकदम ही पसंद नहीं आया हो अभी तक? नहीं, मोदी जी की एक चीज तो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसकी व्यक्तिगत तौर पर हमेशा सराहना करता हूं। वो चीज ये है
कि भारत जैसे देश में कोई भी आदमी जो अति सामान्य परिवार से आता हो और भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाए तो ताली बजाने वाली बात है। दम है। ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकता, प्रधान नहीं बन सकता, जिला पंचायत हार जाएगा वो। इतनी खुराफात इस देश में। यहां जो लोग आपके साथ दिन भर बैठते हैं ना, जो आपसे कहते हैं भैया आप 20,000 वोट से जीत रहे हैं, यहाँ एक टीम चलती है आपके साथ जो आपसे कहती है भैया आप 20,000 वोट से जीत रहे हैं, वही अंतिम दिन आपके विपक्ष के खेमे में वोट डलवा रहे होते हैं। आपके साथ? अच्छा सर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अभी तो फर्स्ट टाइम। नहीं, मैं अनुभव की ही तो बात कर रहा हूँ। जी। ये मैंने किताब में थोड़े पढ़ा है। हाँ। कि जो आपके साथ 24 घंटा चल रहे हैं कि भैया 20,000 से जीत रहे हैं, क्योंकि खेल में कहते हैं किसी आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस में ले आओ तो वो खेलना बंद कर देगा, रोक देगा। ये भी एक नियम है जी। तो जो लोग आपको ये दिन भर बता रहे हैं जीते तो भैया, अरे परेशान होने की जरूरत नहीं, वो विपक्ष के काउंटर में बैठ के उसके लिए वोट डलवा रहे होते हैं। उस देश में वो आदमी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना, वो काबिल तारीफ है। राजनीति का मतलब वैमनस से नहीं होता, दुश्मनी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप किसी आदमी को गाली दें, उस आदमी की बुराई करें तो आप राजनेता हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति में जब व्यक्ति सरकार में होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है विकास कार्यक्रमों को बढ़ाना जी, और विपक्ष का काम होता है सरकार की कार्यों पर अवलोकन करना कि भाई आपने कहा था नौकरियां देंगे तो दे दीजिए। विपक्ष इतना काम करता है, विपक्ष दुश्मनी का काम नहीं करता जी। जैसे कि जनता कभी कभी मानती है विपक्ष दुश्मन, विपक्ष बिल्कुल दुश्मनी काम नहीं करता। भाई आपने कहा था नौकरी देंगे, तो नौकरी कहाँ है भैया? चलो 15 लाख भूल गए, हम नहीं चाहिए, नौकरी ही दे दो, स्वास्थ्य सेवाएं दे दो, शिक्षा दे दो। तो पहला काम तो यही रहा कि पीओके वाला अवसर उन्होंने छोड़ दिया। उससे थोड़ा सा मतलब बहुत सुनहरा मौका हमारे हाथ से निकल गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद इंडियन आर्मी को भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ होगा कि क्योंकि अगर पीओके हमारे हाथ में आ जाता तो भारत की आधी समस्या पाकिस्तान की तरफ से तो खत्म ही हो जाती। अभी यूपी में जैसे 5,000 स्कूल मर्ज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो ये सब चीजें अगर भारत जैसे देश में होंगी तो देश को बहुत नुकसान होगा। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा कि आप जो है सर पर्सनली अपने तौर पे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आपको अगर जैसे हम लोग क्या है कि पत्थरों को भी पूजते हैं, पेड़ों को भी पूजते हैं, सर आपको कभी ऐसा इंसान मिला, इंसानी रूपी भगवान जिसको आप मानते हो कि हाँ ये जो है जिससे मिलने के बाद मेरी दिशा बदल गई, मेरे जो है माइंड कॉन्सेप्ट बदल गया, कभी ऐसा सर आपके साथ हुआ कोई ऐसा इंसान? हाँ बिल्कुल। महाराज अलगणानंद और मेरे बाबूजी हैं इलाहाबाद में, श्रीकांत यादव जी। अच्छा। मतलब पहले मैं बाबूजी से मिला, बाबूजी भी उनके गुरु भाई ही हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, बिहार 85 साल के युवा हैं वो। और बाबूजी अगर हमको नहीं मिलते तो ये जीवन पूरा नर्क में ही बीत जाता, क्योंकि समझ में नहीं आता ना किसके पीछे भागना है। जीवन में सबसे बड़ा खेल क्या है, किसके पीछे भागना है। अगर ये क्लियर हो जाए कि सारी ऊर्जा लगानी कहाँ है। जैसे उन्होंने हमसे कहा कि बेटा जिस दिन फोटोसिंथेसिस करने लगोगे सूर्य हो जाओगे। मैंने कहा मतलब? कहा तुम्हारी चमक से दूसरों के घर में जब जीवन चलने लगेगा, भाई सूर्य की चमक से ही तो ये सारे पौधे ऊर्जा पाते हैं। बिल्कुल सर। तो बोले जिस दिन तुम दूसरे के जीवन में फोटोसिंथेसिस करने लगोगे उस दिन तुम सूर्य हो जाओगे, लोग तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। तो शक्ति पर ध्यान दो, शक्ति के विकास पे ध्यान दो, मानसिक शारीरिक। तो वो अगर नहीं मिलते तो फिर तो बड़ा नरक हो जाता जीवन। सर कोई बाबाओं पर भी सिर्फ विश्वास है आजकल? जैसे बाबा नहीं, बाबा तो इस पश्चिम शब्द, ये शब्द पश्चिम की देन है। बाबा संत, इस देश की सबसे बड़ी चीज है, इस देश के संत। अच्छा आप हमको एक बात बताओ, जैसे ये जो संत महात्मा प्रवचन करते हैं, किसी को चोरी वोरी तो नहीं सिखा रहे ना? नहीं। मान लीजिए आप किसी संत को सुनते हैं जी, तो वो क्या सिखा रहा है? माँ बाप की सेवा करो, सत्य के रास्ते पे चलो, ईश्वर का ध्यान धरो, यही तो सिखा रहा है जी। अब आपकी मर्जी है तो सुनिए और ना मर्जी है तो ना सुनिए, लेकिन वो आपको कुछ गलत नहीं बता रहा है। और इस देश के संत इस देश की रोशनी है, पथ प्रदर्शक है। अगर इस देश को दोबारा उनकी शरण में आना पड़ेगा तभी ये देश बचेगा।
अच्छा सर, एक सवाल है, मैं थोड़ा सा आपसे, ये थोड़ा सा पर्सनली मेरा सवाल हो जाएगा, लेकिन मुझे कहीं से पता चला कि आपने भी एक समय में किसी चमत्कारी बाबा को फोन किया था कि अगर आप इतने चमत्कारी हैं तो मेरा ये काम पूरा करा दीजिए। कभी ऐसा हुआ है सर, आपने कभी किया? नहीं, एक्चुअली होता क्या ना, न्यूज़पेपर में छपता है ना जी कि 48 घंटे में नौकरी, सौतन प्यार, जी, ये सब छपता है। तो वही से बैठे थे सुबह सुबह, और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर था, तो उसमें ऐड छपा था, और बैठे खाली बैठे थे, कुछ था नहीं दिमाग में। मैंने बाबा जी को फोन मिला, मैंने कहा महाराज जी के, हाँ। मैंने कहा कि स्त्री से प्यार है हमको, और वो जो है आप बताइए। तो बोले हो जाएगा। तो हमने कहा 50,000 रुपया देंगे, आप 5,000 लिखे हो। अरे बोले इसी को बात नहीं है। हमने कहा गारंटी है? बोले एकदम पूरी गारंटी। तो हमने कहा बताया। मैंने कहा ऐश्वर्या राय। तो 2-4 सेकंड तो वो सोचे, फिर उन्होंने फोन ही काट दिया। फिर मिलाया, बोले बदतमीजी कर रहे हो। मैंने कहा इसमें कौन सी बदतमीजी महाराज, 10 गुना पैसा आपको दे रहे। इस जीवन में आपको जो भी मिलेगा जी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके शौर्य का परिणाम होगा। कोई आपको कुछ दिला नहीं सकता। हनुमान जी, सुग्रीव जी, बाली और अंगद सब एक साथ हैं, लेकिन हनुमान जी ही भगवान है, क्योंकि 24 घंटे राम के स्मरण में डूबे हुए हैं। तो इस दुनिया में आपको जो भी मिलेगा वो आपके कर्म का परिणाम होगा, कोई कुछ कर नहीं सकता। सर आपने वो बात कर दी शादी की बाबा वाली, तो दिमाग में एक सवाल आ गया मेरा कि सर आपकी शादी को लेकर के भी कुछ आपने अपनी वाइफ से कभी वो बात किया था शादी से पहले? वो क्या कन्वर्सेशन था, क्या बात हुई थी जब आप शायद सक्सेस उतना नहीं हो पाए थे, आप वो स्ट्रगल लाइफ में ही थे? सर वो वाकया मैं सुनना चाहता हूं। नहीं, पहली बात तो यह है कि हमसे भैया 7-8 लड़कियों ने हमसे शादी करने से मना कर दिया। मैं शायद ऐसा आदमी हूं जिनसे लड़कियों ने मना कर दिया। और मना काहे किया भाई? हम जिस लड़की से मिलते तो हम सोचते थे भैया देखो जिंदगी में नाटक नहीं चाहिए। हाँ। तो हमने कहा कभी शराब पीने के लिए मत मना करना। शराब पीते और ये मत पूछना कि दुबई काहे जाते हो। अब वो भाई जाके बता देती थी अपने पिताजी को कि भैया ऐसी, हम तो उनका फोन आता था कि भाई ऐसी ऐसी बात है, भैया इस साल शादी नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति आपके साथ आपकी बुराइयों के साथ रहने के लिए तैयार है वो आपकी अच्छाइयों के साथ तो बहुत खुश होकर रहेगा। हम रिश्ते कैसे बनाते हैं? जब हम किसी से मिलते हैं जी, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और जब हम साथ हो जाते हैं तो उसको हमारे दुर्गुण भी दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल। तो मेरा जीवन का ये सिद्धांत है कि किसी से मिलो, पहले आपके दुर्गुण वो जान जाए। अगर वो उस पर तैयार है तो फिर तो आपके साथ जीवन भर रहेगा। तो हमारी श्रीमती जी, हमने उनसे कहा, जो हमारी श्रीमती जी, हमने कहा ऐसी ऐसी बात है कि कोई बात नहीं, तुम शराब पी लेना, हम सलाद काट देंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी यार, किसी आदमी से शादी करना है भैया आप जो है। तो समझ और भाव एक फिल्म है जो हर आदमी को देखनी चाहिए। कुछ फिल्में हैं बॉलीवुड की जी, जो हर आदमी को देखनी चाहिए। आज रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि लोगों को भाव की कीमत नहीं पता है। एक फिल्म है मैं तुलसी तेरे आंगन की, नूतन और शर्मिला टैगोर और विनोद खन्ना। मतलब उस फिल्म में भाव जो है, भाव की संबंध व्यक्ति का भाव से होता है। उस फिल्म को हर आदमी को हिंदुस्तान में देखनी चाहिए। जो आज संबंधों के विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं उनको देखना चाहिए कि संबंध आखिर टिकते कैसे। सर आजकल जो हम देख पा रहे हैं कि ज्यादातर वाइफ जो है हस्बैंड को, वो ड्रम वाला सीन बहुत ज्यादा चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। सर इसके पीछे की वजह सर आप कैसे समझ पा रहे हैं कि क्या ऐसी खास वजह आ रही है और क्यों ऐसे जो है लगातार कैसे बढ़ते जा रहे हैं? देखो भैया, पार्वती जी जो है ना वो सिर्फ शिव जी के साथ रहेंगी। शिव जी यानी योगी, शिव जी यानी ध्यानी, शिव जी यानी विषपान कर जाए। अगर मैं एक शब्द में कहूं तो शिव जी यानी शक्ति। उनको अपनी पत्नी पर शक नहीं है, उनको अपनी पत्नी की बुराई नहीं सुनना है। वो अपनी पत्नी से अटूट प्रेम करते हैं। भाई गौरी मां पार्वती मर गई तो भगवान थे दूसरी शादी कर सकते थे, उनकी मृत शरीर को लेकर टहलते रहे। आज का युवा, ये मैगी खाया हुआ युवा, शरीर में ताकत ही नहीं है।
स्त्री मतलब आधी सन्यासी। सन्यासी कौन? जो घर छोड़ दे, वही तो सन्यासी है जी। और जब आपने किसी स्त्री से विवाह किया, उसने अपना घर छोड़ दिया, तो आधी सन्यासी तो वो हो ही गई ना जी। और जो व्यक्ति अपना परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, वो आके जब आपके साथ रह रहा है, आप छिपकली देख के बेहोश हो गए, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी कि भैया अकेले साथ तो जिंदगी ना कटी। मैंने कहा ना, वो जहां, अगर आप चाहते कि आपको पार्वती जी मिले, तो शिव जी का एक अंश आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। युवाओं के इस देश से मैं कहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका एक अच्छा जीवन हो, आपका एक अच्छा परिवार हो, तो शिक्षा के साथ साथ शक्ति के विकास पर ध्यान दिए, योग करिए, ध्यान करिए। इसके अलावा जीवन है ही नहीं। आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी आप पैसा कमा ले, कितना भी पढ़ ले, अगर आंतरिक शक्ति नहीं होगी तो आप इस जीवन का भोग कभी नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, आप ये कह रहे थे कि अगर पत्नी कभी मायके जाने के लिए बोले तो उसको रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, कदापि नहीं। क्यों सर? नहीं, वो कहीं भी जाने के लिए बोले, हाँ, कहीं भी, जैसे उसने कहा शादी हुई, आमतौर पर शादी होती है तो स्त्रियां जो है एक बहुत अच्छा खेल खेलती हैं अपने पति को चेक करने के लिए। ये सब अनुभव की बातें हैं। शादी हुई, 3-4 दिन बीता, घर आई तो कहती हैं पापा को बड़ी याद आ रही, घर जा रही। और अगर तुमने रोक लिया कि अरे तुम कैसे जाओगी, तुम चली जाओगी तो आसमान में चंद्रमा चमकना बंद कर देगा, अंधेरा हो जाएगा, पैर पकड़ लिया, तब वो समझ जाती कि गुलाम हो गया ये। और जैसे उसने कहा मैं जा रही हूं पापा घर, तो तुमने निकाला कि ये लो एयर इंडिया का टिकट, कल सुबह 10:55 की फ्लाइट है, जाओ, मैं 5 दिन बाद आऊंगी, तुम 5 महीने बाद आना, आराम से जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। ऐसा है सर सच्चाई? अरे शादी नहीं हुई? नहीं सर। अच्छा, याद रखना, ये जो बात मैं बता रहा हूं इसको याद रखना। आदमी टेस्ट करता है ना भाई, जो आदमी आपको भगाने की कोशिश कर रहा है तो अगला सोचता क्या है कि कुछ तो गड़बड़ है यार, है? तो स्त्री भी चेक करती है कि ये आदमी क्या, मतलब कितना धातु है अंदर, कितना मेटल है अंदर, सोना है, चांदी है, पीतल है, क्या है, और फिर जिस प्रकार का वो धातु है उसी प्रकार का स्त्री का रवैया भी होगा। ठीक है। और सर मैं एक थोड़ा सा और आपसे रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूंगा कि स्कूल में, सर स्कूल लाइफ जो आपकी रही है सर, मुझे जहां तक मुझे पता चल पाया है कि आप नीचे से टॉप आते थे, क्या ये सच है सर? 500% सच है। हमको पढ़ने में इंटरेस्ट कभी नहीं पैदा हुआ स्कूली जीवन में। अच्छा, क्यों नहीं हुआ उसकी मैं वजह बता दूं। जैसे मैं पूछता था क्यों पढ़ना चाहिए, तो कहा पढ़ाई करोगे तो नौकरी लग जाएगी। जब पढ़ के भी नौकरी बनना है जी, है, मतलब पढ़ाई करो फिर नौकरी करो, जब पढ़ने के बाद भी नौकरी बनना है तो अकबर महान की तरह अनपढ़ रह के राजा ना बना जाए। ये बात कनेक्ट नहीं हो पाती थी। हमारे टीचर बताते थे पढ़ लोगे बेटा कलेक्टर हो जाओगे और जीवन का मौज उठाओगे। तो हम सोचते थे गुरुजी जब ये बात आपको पता थी आप काहे नहीं बने। इसीलिए किसी व्यक्ति से आप वो बात कहो जो आप खुद करके दिखा सकते हो। जी जी। अच्छा, पहले दूसरी बात, हमारे यहाँ जो पढ़ाई का तरीका है, बच्चे दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं, नहीं पढ़ोगे, टार्चर करते हैं। अभी एक लड़की ने सुसाइड किया है, ग्रेटर नोएडा की। जी। उसने टीचरों का नाम लिखा, उसने बाकायदा लिखा कि अब जीवन जीना संभव नहीं रह गया है जी। और मैं मान सकता हूं, मुझे हालांकि सच्चाई पता नहीं है कि उसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन मैंने देखा है इतना टॉर्चर टीचर करते हैं। शिक्षा दिमाग को जिंदा करने का माध्यम है। मतलब बच्चा जब स्कूल का नाम सुने तो 2 बजे रात में उसका आंख खुल जाए कि भैया पढ़ने जाना है। तो हमें कभी वहां कुछ फील नहीं हुआ कि नहीं यार यहाँ कुछ क्रांतिकारी घट रहा है। तो हम अगर 47 बच्चे होते तो मेरी 47वीं रैंक आती थी, पास हो जाते थे, किसी तरह से पास हो गए, ठीक है।
सर क्या ये भी सच है कि जब आप अध्यापक बने, टीचर बने, तो आपकी जो मदर हैं उन्होंने ऐसा कहा था कि तुम शिक्षक कब बन गए? तो ऐसा कभी ऐसा वाकया हुआ क्या असल में? नहीं, वो बहुत बड़ी बेचारी आश्चर्यचकित थी, कहीं दूसरे लड़के पढ़ के मिट जी हैं भैया, तो कहाँ पढ़े वो। तो हमने कहा ये बात तो खैर सही है, मैं तो इसको तथ्यगत बात एक्सेप्ट करता हूँ, ऑन कैमरा हमेशा कहता हूँ कि मैं पढ़ाता नहीं, इतने टीचर पढ़ाए। मैं तो 3 इडियट जब पिक्चर आई तो मुझे लगा यार इस फिल्म को हर आदमी को देखना चाहिए। वो जो रैंचो मॉडल है ना, वो है पढ़ाई, समझ में आनी चाहिए बातें। जैसे आपकी ये दोनों आंखें खुल जानी चाहिए पढ़ने के बाद। अगर ज्ञान, अगर शिक्षा आपके ज्ञान को नहीं पैदा कर पा रहा, आपके समझ को नहीं पैदा कर पा रहा, आपके विवेक को नहीं पैदा कर पा रहा है, अब उसमें एक चतुर्लिंगम है? वो चमत्कार का बलात्कार कर दे रहा है जी। ऐसा पढ़ाई करने से फायदा ही क्या है? तो माता जी हमारी बड़ी मतलब आश्चर्यचकित थी, और वो भी चूंकि मैं आईएएस के लड़कों को पढ़ा रहा था, और वो भी मैं जिस संस्था में पढ़ाया हिंदुस्तान में, वाजीराम 10 साल जी, वहां भैया इतिहास पढ़ाना, हजार लड़कों का बैच होता था, और 300-400 लड़के आईआईटी, आईएएम, एक से एक पढ़े लिखे लड़के। मतलब ऐसा थोड़ी कि वहां सामान्य लड़का आके बैठ जाता था। वाजीराम भारत के आईएएस की फील्ड में एक ऐसी संस्था है जहां पर कई टीचर आए, 2-4 दिन में चले गए, और एक लंबे अरसे तक मैं वहां रहा। मतलब अगर आप नहीं पढ़ा रहे होते तो आप वहां 6 महीने नहीं टिक पाते। वहां एक क्लास लड़कों से मेरी मुलाकात हुई, क्लास भारत के जो उच्चतम श्रेणी के लड़के, उनसे मुलाकात हुई और मजा आया उनके साथ। तो ये मेरे माता जी को बड़ा आश्चर्यचकित करता था कि चलो आईएएस पढ़ा रहे हो ठीक है, वाजीराम में कैसे पढ़ा रहे हो? तो वो शायद उन्होंने कबीर को पढ़ा नहीं कि राई को पर्वत करे, सब प्रभु का खेल है, सब उसके हाथ में है। अच्छा सर, जो बच्चे बेरोजगार होते हैं और वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि भाई कहीं जॉब लग जाए, और ज़्यादातर आज के समय में उन युवाओं की शादी तक नहीं होती है क्योंकि वो बेरोजगारी से गुजर रहे होते हैं, तो ऐसे युवाओं के लिए सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कर सकते हैं ऐसा कि भाई? पहली बात, आप किसी काम को करने से ना घबराएं जी, किसी भी काम को। दूसरी बात, आप कोशिश करें कि जिस क्षेत्र में, जैसे आप इलाहाबाद के हैं, आप बम्बई चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, आप बेंगलुरु चले जाइए, आप कुछ भी करिए, कुछ भी, हर काम आपको एक अनुभव देगा और आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। दूसरा, स्किल पर हाथ लगाइए तुरंत, स्किल डेवलपमेंट पर हाथ लगाइए तुरंत, कोई ना कोई स्किल सीखिए। मतलब हमारे यहाँ जो आरओ वाटर का इंस्ट्रूमेंट ठीक करने आया था, वो लड़का आईएएस की तैयारी करता था, मुझे बड़ा अच्छा लगा उससे मिलकर। मैंने कहा यार वाह, बहुत बढ़िया। तो एक तो आप कुछ भी करिए, अपनी जगह छोड़िए, बाहर निकलिए, कोई भी काम करिए, कुछ भी करिए। यशस्वी जायसवाल क्रिकेटर जी, मैंने सुना उसके बारे में कि जब वो मुंबई पहुंचा तो अपने शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ वो रहते थे, तो उनके रिश्तेदार ने कहा कि भाई शाम को तुमको कुछ काम करना पड़ेगा। तो वो फुल्की जो होती पानी पूड़ी जी जी जी, शाम को उसकी दुकान लगाता था वो आदमी 2 घंटे। वो अगर मना कर देता कि हम नहीं करेंगे, ये सब करने आए, पानी पूरी बेचने आए, अच्छा उसी बहाने उनके रिश्तेदार ने उनको अपने घर में रोक लिया जी कि लड़का काम कर रहा है। और जब वो छुट्टी पाता था 2 घंटे बाद, स्टेडियम चला जाता था। अब स्टेडियम चला जाता तो हीरे पे तो नजर लोगों की पड़ी जाती है। बिल्कुल सर, वहां से यशस्वी जायसवाल। तो ऐसे लोग आदर्श बनने चाहिए आपके। अगर अब यशस्वी जायसवाल कहते हैं कि हमको एक फ्लैट दिला दो और हमें एक कुक रख दो, तभी हम प्रैक्टिस करने जाएंगे, नहीं हम क्रिकेटर कैसे बनेंगे। अब एक तरफ यशस्वी जायसवाल है और दूसरी तरफ अर्जुन तेंदुलकर है, जिनको सारी सुविधाएं हैं जी। एक तरफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी है और एक तरफ अभिषेक बच्चन है जी। कहते हैं ना, जिनको अपना जीवन बनाना होता है वो हर जगह से अपना रास्ता बना लेते हैं। तो आप घबराइए मत, आप बाहर निकलिए, थोड़ा स्ट्रगल करिए, काम करिए। कुछ नहीं है तो किसी सोसाइटी में गाड़ी पोछी डालिए, 1000 गाड़ियां सोसाइटियों में खड़ी हुई हैं। आप काम करोगे तो मन थोड़ा सा खुलेगा, थोड़ा सा व्यक्तित्व का विकास होगा, तो आप आगे बढ़ेंगे। सर खुश रहने के लिए जो है सर, आप एक अध्यापक के तौर पर लोगों को या बच्चों को क्या एक ऐसा मंत्र देंगे कि भाई अब खुश रहिए, पढ़ाई करिए, चाहे जो काम कर रहे हैं आप करते रहिए? क्या वो मंत्र हो सकता है? दुनिया में जो चीज आप बांटने लगेंगे
वो चीज आपके पास बढ़ने लगेगी। जैसे जॉनी लीवर है, कभी रोते हुए देखे? काहे? क्योंकि दूसरे को हंसाते हैं। कपिल शर्मा जी, सिर्फ हंसा के उस आदमी ने अरबों रुपए कमा लिया जी। नहीं, उस आदमी को पता चल गया। जिस आदमी को अपना समय समझ में आता है, भाई डिप्रेशन का दौर चल रहा है, हर दूसरा आदमी डिप्रेशन का शिकार है, उस आदमी ने कपिल शर्मा शो शुरू कर दिया, हंसाने लगा 1 घंटा बैठा के, और उसमें 2-3 बड़े बड़े लोगों को और अपने जैसे और कलाकार सिद्धू जी बुला लिए। वो आदमी बिना बात के हंसता है। उस आदमी की सबसे बड़ा टैलेंट क्या है? वो आदमी बिना बात के हंसेगा वो, और उस आदमी को हंसता हुआ देख के लोग, बाकी लोग हंसने लगेंगे। हंसी बहुत संक्रमण की चीज है। एक आदमी हंसेगा, दूसरा अपने आप हंसने लगेगा। फिर वो अर्चना पूरन सिंह जी आ गई, उनकी भी बात सुन के लोगों को हंसी आती, तो इन्होंने हंसी बांटना शुरू किया। खुद भी मस्त है, पैसा भी कमा रहे। अगर आप चाहते हैं आप खुश रहें, तो आप प्रतिदिन कोई एक ऐसा काम करिए जिससे किसी दूसरे आदमी को खुशी मिले। बिल्कुल सर। और फिर 6 महीने बाद आप देखिएगा कि आपको अनायास ही आनंद जीवन में मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो आप बांटेंगे वो आपको मिलेगा। सर, आप 10 साल के बाद या फिर जो भी आपका राजनीतिक करियर है, आप अपने आप को कहां तक देखना चाहते हैं? देखो भैया, हम तो अपने गुरु के आदेश पे चल रहे हैं, और हम वर्तमान में जीने वाले आदमी हैं। वो वाला गाना है ना, आने वाला पल जी जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दे, पल जो ये जाने वाला है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल सर। मैं दूसरे पल में जीता ही नहीं, मैं बस इस पल में जीता हूँ। तो इस पल में मैं कहाँ हूँ उसका मैं आनंद ले रहा हूँ। सर, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कुछ ऐसा काम आपने कर दिया हो और उसका अभी तक उस बात का मलाल हो, अफसोस हो इस बात का कि मैंने वो चीज़ बहुत गलत कर दिया था? कुछ ऐसा आपके साथ कभी ऐसा सिचुएशन? ऐसी यार बड़ी सारी घटनाएं हैं, लेकिन अभी कहने का वक्त नहीं है। बहुत लोगों को मैंने दुखी किया है, बहुत लोग परेशान हुए हैं। कभी कभी आदमी अज्ञानतावश करता है, तो कभी मौका आएगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे, उन लोगों से भी माफ़ी मांगेंगे ही। जिंदगी का सर सबसे बड़ा सपना क्या है आपके लिए? भारत के हर घर में यथार्थ गीता को पहुंचाना है। हर घर में, भारत के हर घर में, क्या हिंदू क्या मुसलमान, और उसमें जो वर्ण व्यवस्था दी है उसी को डेवलप कराना है। दूसरे अध्याय में गुरु महाराज ने बताया है कि जो आदमी अहंकार का शिकार है और इंद्रियों पे जी रहा है वो शूद्र है। जब वो सेवा करेगा तो उसका अहंकार घटेगा। तो जैसे ही अहंकार घटेगा वैसे उसके अंदर विवेक पैदा हो जाएगा। विवेक जब पैदा हो जाएगा तो वो वैश्य बन जाएगा, यानी उसको पता चल जाएगा कि किन चीजों को कमाना है। एक तो धन कमाना, एक चरित्र कमाना। तो धीरे धीरे अपने चरित्र को, अपनी संपत्ति से मजबूत करेगा, फिर वो क्षत्रिय बनेगा जी। तीनों गुणों को काट लेगा, सत्व रज तम, और जब तीनों गुण कट जाएंगे तब वो ब्राह्मण बन जाएगा। बस इसी धारा को इस देश में फैलाना है। सर, अब थोड़ा युवाओं से रिलेटेड सवाल है 2-4 मेरे। बिल्कुल सर, जब मैं ये लोगों से जब मैंने पूछा कि आज अवध ओझा सर आ रहे हैं और अगर आपके पास कुछ सवाल है तो बताइए, तो लोगों ने, एक साथी हैं हमारे, उन्होंने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट बार बार एग्जाम दे रहा हो और बार बार फेल का ही सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए उन युवाओं को, उन छात्रों को, कि जिससे वो डिप्रेशन से बाहर भी निकलें और उनके आगे का रास्ता भी कुछ समझ में आए? क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, फेलियर कई चीजों का परिणाम होती है जी। उसमें एक ऐसी चीज है, जैसे इस देश के 95% युवा शिक्षा और कंपटीशन में फर्क नहीं जानते जानते ही नहीं। अब नौकरी और महत्वाकांक्षा दो अलग अलग बातें हैं। मेरा एक स्टूडेंट है जी, 20 साल में उसने ग्रेजुएशन किया जी, फिर उसने MBA किया, नौकरी कर रहा था, पैसा कमाने लगा, फिर उसने तैयारी की 2 साल। कितना सिस्टमैटिक लेके वो आदमी चला जी, कहीं कोई तनाव ही नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि यार तुमने MBA को कर लिया? कहा सर मुझे पता था पापा रिटायर होने जा रहे हैं, और पापा रिटायर हो जाएंगे तो कोई मुझे पैसा नहीं देगा, तो मैंने पहले सोचा कि अर्थव्यवस्था की व्यवस्था कर लो जी। तो पहली बात युवाओं को यह करना चाहिए कि अपनी जो प्रायोरिटी है जीवन में उसको सेट कर लो।
अगर आपको पता है आपके पिता 5 साल पैसा खर्चा कर सकते हैं तो ठीक है, आप 2 साल तैयारी कर लो। अगर आपको पता नहीं कर सकते तो आप पहले अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करो। दूसरी बात, जब आप लगातार फेल हो रहे हो तो आप अपना मूल्यांकन जरूर करो कि कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी आप कर रहे हो। फेलियर मतलब आप कोई बहुत, जैसे आईएएस की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो मैं बताऊं, मेरा जो चैनल है रे अवध ओझा का चैनल, जी, उस पे मॉडर्न इंडिया के 7 चैप्टर के लेक्चर पड़े हुए हैं जी, फ्री। वो उसको पढ़ ले, उसको पता चल जाएगा पढ़ाई कैसे करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, युवा मतलब प्रतिदिन चुनौती जी, और प्रतिदिन चुनौती का मतलब प्रतिदिन स्ट्रेस। तो आप प्राणायाम कर लो, भस्त्रिका 10 मिनट कर लो, जितनी स्ट्रेस की ग्रंथियां पैदा होती हैं सब मेल्ट कर जाती हैं। तो योग, ध्यान, प्राथमिकता, ये सारी चीज एक डायरी में बना के फिर आप उस हिसाब से काम करना शुरू करो, कोई चुनौती नहीं आई। 3 ऐसी गलतियां जो छात्र युवा करते हैं जिनको नहीं करनी चाहिए, आपके क्या होने चाहिए? आपके पहली बात, अपना उद्देश्य कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, जो गोल है आपका वो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, संगत को लेकर बहुत सेंसिटिव रहना चाहिए। संगत वो चीज होती है जो मरे मतलब जहां सिर्फ तुलसी के पेड़ लगे हैं वहां का ऑरा, और जहां सिर्फ कैक्टस के पेड़ लगे वहां का ऑरा, दोनों के ऑरा में बहुत फर्क होगा। जी जी जी। तो पहली बात, आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट कर लो, उद्देश्य किसी को मत बताओ। दूसरा, संगत। और तीसरा, शकुनी जैसे लोगों से राय कभी मत लेना। आपको हमेशा पता होता है कि कौन आदमी कैसा है। दुर्योधन को भी पता था कि शकुनी कैसा है जी। 3 काम तो कभी मत करना। उद्देश्य, कोई पूछे क्या करना है भैया, कह दो भैया बस बीबीए कर ले, एमबीए कर ले भैया, कुछ बस ऐसे कर लेंगे, होटल मैनेजमेंट कर लेंगे। जहां आप योग्य होकर महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करते हो वहां आपके 1 लाख दुश्मन तुरंत पैदा हो जाते हैं। जी जी जी। मैं जब तक राजनीति में नहीं था तब तक बहुत कम ट्रॉल होता था, राजनीति में आने के बाद तो डेली ट्रॉल होता हूँ। अवध ओझा ने ये कह दिया, अवध ओझा ने वो कह दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, फलाना कर दिया। तो ये 3 बातें अगर युवा करें तो मुझे लगता है वो ठीक है। सर अब थोड़ा समय का अभाव है सर, मैं रैपिड फायर खेलना चाहूंगा और जो नाम मैं लूंगा और उसको सर जो आपके दिमाग में आए, मन में आए, सर आपको बताना होगा। सचिन पायलट। सचिन पायलट सुपरस्टार भैया, मुझे राजनेता के रूप में वो आदमी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इस आदमी पे तो बड़ी लंबी चर्चा हो सकती थी, लेकिन राजनीति के एक अच्छे स्टार है। चिराग पासवान जी। चिराग पासवान होनहार है, अच्छे आदमी है। पप्पू यादव जी। पप्पू यादव तो रीढ़ की हड्डी है। बिहार में जो उनका जनमानस से उनका जो संबंध है, जिस तरह की वो समूहगत राजनीति करते हैं, वो काबिल तारीफ है। संजय सिंह जी, आपकी पार्टी आम आदमी। संजय सिंह मतलब अब मैं उनको मिसाइल कहूं, मैं उनको मतलब इतना फायर ब्रांड आदमी, फायर ब्रांड। मैं रहता हूं कभी कभी पार्टियों में, उनके साथ प्रोग्राम में जाता हूं, उनके साथ रह के मैंने देखा कि भय नहीं है उस आदमी को किसी चीज का। ऐसा नेता है अभी आसपास कोई उनके तरह? मतलब उतना फियरलेस आदमी मैंने नहीं देखा। वो उनके मन में जो आएगा वो उससे बोलेंगे, कोई कुछ भी कहे, पर वो फियरलेस आदमी है, मस्त आदमी है, जबरदस्त आदमी है। और सबसे बड़ी बात, उनकी एक बात मैं यहाँ मंच पे जरूर कहना चाहूंगा, उनको लोगों को सम्मान देना आता है। संजय जी बहुत अपने लोगों को बहुत सम्मान देते हैं वो, और बड़ा ख्याल रखते हैं। चंद्रशेखर जी को लेकर क्या कहेंगे? चंद्रशेखर रावण जी उभर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे एक यहाँ से निवेदन करूंगा कि उनका बड़ा अच्छा भविष्य है और अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा नेता को एग्रेशन से बचना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव का भविष्य बहुत उज्जवल है, हिंदुस्तान का राज्य मिलेगा जरूर उनको, ऐसा मेरी एक इनर फीलिंग है उस आदमी को देख के। ऐसा नहीं कोई मैं यहाँ पहली बार कह रहा हूँ, या अब तो मैं आम आदमी पार्टी में जी जी जी, तो एक राजनीतिक के रूप में तो मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, और मैं तब से कहता हूँ जब मैं राजनीति में था ही नहीं, जब मेरा कुछ लेना देना नहीं था। पता नहीं मुझे क्यों उस आदमी को देख के लगता है कि इस आदमी का यार बहुत सुनहरा भविष्य है और सीखने वाले आदमी है।
मैं भी मिला भी उनसे, भाई मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, और जितनी देर में बैठा रहा सिर्फ शिक्षा, इतिहास, विज्ञान, राजनीति, देश दुनिया, इसी की बात चलती रही। नीतीश कुमार जी, बिहार के सीएम जी, अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, बहुत हो गई पारी, अब कहाँ, तो बस अब तो उनको उसमें बैठना चाहिए। क्या गैंग बनाई उन्होंने, अब कई लोग रिटायरमेंट लेने वाले हैं, 75 साल के ऊपर वाले जो है सब लेने वाले हैं, तो अब नीतीश जी को भी रिटायरमेंट लेना चाहिए। सर एक आखिरी है, और बाबा रामदेव जी को लेकर। बाबा रामदेव इस देश के एक बहुत बड़ी धरोहर है। इस देश को जो सबसे बड़ा गिफ्ट है उनका, वो है योग। 1991 के बाद लोग इतनी बुरी तरह रोगों से ग्रसित हो रहे थे, खासकर जो छोटे छोटे रोग हैं, डायबिटीज है, बीपी है, और बाबा रामदेव ने हर व्यक्ति को डॉक्टर बना दिया और हर व्यक्ति को सशक्त कर दिया। बाबा रामदेव जी को नमन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवध ओझा सर, आपने बेशकीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया, हमारे दर्शकों के लिए दिया। आई होप कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, उनको भी ये इंटरव्यू काफ़ी पसंद आएगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिएगा DS4 न्यूज़। धन्यवाद।